हेलो दोस्तों, आज है 28 अगस्त 2025 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि भाद्रपद शुक्ल पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और पढ़ने वाले बच्चों के लिए आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आप देखिए, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को भारत की सेनाओं को अपनी तैयारी मजबूत करने को कहा है। राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि भारत के सशस्त्र बलों को छोटी लड़ाइयों से लेकर 5 साल तक की जंग समेत सभी तरह की सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। दरअसल बुधवार को राजनाथ सिंह महू सैन्य छावनी के आर्मी वॉर कॉलेज में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज के दौर में युद्ध इतने अचानक और अप्रत्याशित हो गए हैं कि अनुमान लगाना ही बहुत मुश्किल है कि कोई युद्ध कब समाप्त होगा और कितने समय तक चलेगा। और ऐसे में भारतीय सशस्त्र बलों को हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब यह है कि अगर कोई युद्ध 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल और यहाँ तक कि 5 साल तक भी चलता है तो हमें उसके लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। और तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अब सिर्फ सेना का मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण का मुद्दा बन गया है। हमें किसी की जमीन नहीं चाहिए, लेकिन हम अपनी जमीन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और कहा कि अभियान भारत के स्वदेशी प्लेटफॉर्म हथियार सिस्टम की सफलता का एक बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरा। उन्होंने कहा कि हमने सूचना और साइबर युद्ध का महत्व भी सीखा है। अच्छा, इसके अलावा आपको बताएं, क्वांटम मशीन लर्निंग में स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा प्रौद्योगिकी ढांचे को मजबूत करने के लिए अगले महीने राजधानी दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। रक्षा और साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने पर विचार किया जाएगा। अगले महीने दिल्ली में यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, फिनलैंड के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। रूस और यूक्रेन जंग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने पीएम मोदी से फोन पर बात की, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध, भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौता और वैश्विक शांति पर चर्चा हुई है। स्टब ने बातचीत के दौरान भारत की वैश्विक भूमिका की सराहना की। बड़ी खबर आ रही है, वैश्विक परामर्श कंपनी ईवाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत साल 2038 तक खरीद शक्ति समानता यानी पीपीपी के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारत की युवा आबादी, उच्च बचत दर, सुधारवादी नीतियां और नई तकनीकों में निवेश भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ बनाने में मदद करेंगे। और इन्हीं सब कुछ के दम पर भारत साल 2038 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। साथ ही आपको बताएं, भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ भी लागू हो गया है। 5.5 लाख करोड़ तक का एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो चुका है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये नया टैरिफ भारत के लगभग 5.5 लाख करोड़ के आसपास एक्सपोर्ट को प्रभावित कर सकता है। 50% टैरिफ से अमेरिका में बिकने वाले कपड़े, जेम्स ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे भारतीय प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे और ऐसे में इनकी मांग में 70% तक की कमी आ सकती है। वहीं चीन, वियतनाम और मेक्सिको जैसे कम टैरिफ वाले देश इन सामानों को सस्ते दामों पर बेचेंगे, तो ऐसे में भारतीय कंपनियों की अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी कम होगी। इसके अलावा एक SBI रिसर्च की रिपोर्ट भी सामने आई है। SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार इस कदम से भारत के श्रम प्रधान उद्योग जैसे कपड़ा, रत्न और आभूषण पर मध्यम दबाव पड़ने की संभावना है। 45 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित हो सकता है। हालांकि इससे अमेरिका के सामने भी कुछ चुनौतियां जरूर आएगी। SBI रिसर्च की ताजा रिपोर्ट में टैरिफ के असर को पूरा विस्तार से देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये कदम भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसका असर सभी उद्योगों पर एक जैसा नहीं होगा। कुछ सेक्टर्स पर इसकी भारी मार पड़ेगी तो कुछ को राहत की सांस भी मिलेगी। वहीं इस टैरिफ का उल्टा असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलेगा। वैसे आपको बताएं, भारत पहले से ही 220 से ज्यादा देशों को कपड़ा वस्त्र निर्यात करता है, लेकिन इन 40 देशों में असली अवसर है। अमेरिका के 50% टैरिफ के बीच भारत कपड़ा निर्यात बढ़ाने के लिए 40 देशों में खास अभियान चलाने वाला है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भारत जल्द ही स्पेशल 40 प्लान शुरू करने वाला है और एक्सपोर्ट में फिर से जान आएगी। 40 देशों में विशेष संपर्क कार्यक्रम चलाने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा अपडेट आ रहा है, अर्थशास्त्रियों ने अमेरिकी टैरिफ को आर्थिक ब्लैकमेल की संज्ञा दी है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ये टैरिफ भारत को आत्मसंतुष्टि और निर्भरता से मुक्त होने के लिए एक थेरेपी के तौर पर भी काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उद्योग, नीति निर्माता और राजनयिक मिलकर काम करें तो आज का टैरिफ आतंक कल बदलाव का कारण बन सकता है। दुनिया एक बड़े दांव वाले नाटक को देख रही है
चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। साथ ही सरकारी सूत्रों के हवाले से भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जिसमें दावा किया गया कि दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर अब भी बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सरकारी सूत्रों ने कहा कि भारत का निर्यात केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं है, इसलिए घबराने की बात नहीं है या बड़े संकट की आशंकाएं कम है। किसी भी तरह के बड़े व्यापारिक खतरे को लेकर संकेत नहीं है। और जहां तक भारत की बात है तो देश पहले भी कई बड़े ग्लोबल इकोनॉमी के झटके झेल चुका है और इस कारण टैरिफ संकट से निपटने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। बातचीत अभी हो रही है, घबराने की जरूरत नहीं है। जितना दिखाया जा रहा है इसे एक अस्थायी दौर माना जा रहा है, स्थितियां आगे धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। वहीं देखिए आप, अमेरिकी वित्त मंत्री ने भी कहा कि भारत से अच्छा समझौता कर सकते हैं, दोनों देशों में अच्छे रिश्ते हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बुधवार को एक इंटरव्यू में इस तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी पेचीदा है और उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि दोनों देश आखिरकार एक साथ आएंगे। वहीं भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ पर वर्ल्ड मीडिया ने भी काफी सारी खबरें लिखी और छापी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, भारत पर अमेरिकी टैरिफ का बोझ, रूसी तेल खरीदने की सजा। बीबीसी ने कहा कि ट्रंप का भारत पर 50% टैरिफ लागू, पीएम मोदी ने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। एसोसिएटेड प्रेस ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से भारत के निर्यात को बड़ा झटका। वहीं फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि ट्रंप और मोदी के रिश्तों में खटास, भारत पर अमेरिकी टैरिफ 50% तक पहुंचा। और भी कई मीडिया रिपोर्ट्स ऐसे सामने आई हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर पूरी दुनिया को चौंकाने वाला है। चीन ड्रैगन की आंखों में बस गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बड़ा दाव लगा रहा है। चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को राष्ट्रीय प्राथमिकता बना लिया है। बीजिंग कंप्यूटिंग पावर बढ़ाने और एकीकृत डेटा नेटवर्क बनाने पर जोर दे रहा है। अमेरिका के साथ जारी टेक्नोलॉजी युद्ध चीन की रफ्तार पर असर डाल सकता है। यानी दुनिया में अब सुपर पावर होने के जो मायने हैं वो तेजी से बदलते जा रहे हैं। अमेरिका को चीन और रूस जैसे देशों से लगातार टक्कर मिल रही है। खास तौर से टेक्नोलॉजी की बात करें तो चीन हमेशा से एक पायदान ऊपर ही नजर आता है और ऐसे में आपको बताएं एआई को लेकर भी अपनी अर्थव्यवस्था का नया इंजन बनाने की तैयारी में है और इसीलिए चीन अब आने वाले समय में एआई को लेकर कई बड़े बड़े कदम उठा रहा है। चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक विशेष अभियान नो हेलमेट नो फ्यूल चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ये विशेष अभियान नो हेलमेट नो फ्यूल चलने वाला है। साथ ही सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक बड़ा अपडेट दिया है। टोल प्लाजा पर अब मनमानी नहीं होगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा 60 किलोमीटर से कम दूरी पर और नगर पालिका सीमा से 10 किलोमीटर के भीतर नहीं बनाए जाएं। यूजर्स की ओर से मिलने वाली लगातार शिकायतों के बाद ये सर्कुलर जारी किया गया है। बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में 12,328 करोड़ रुपए की 4 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 5 राज्यों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही बड़ी खबर आई है, सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना को अब 2030 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके अलावा जो लोन की अवधि है 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक करने की मंजूरी दी है। लोन की राशि में भी बढ़ोतरी हुई है। यानी पहले रेडी पटरी वालों को, स्ट्रीट वेंडर्स को जो 10,000 रुपए का लोन मिलता था वो बढ़ाकर अब 15,000 रुपए कर दिया गया है। दूसरे चरण का लोन 20,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है और तीसरे चरण का लोन 50,000 रुपए पहले की तरह रहेगा। वहीं इसमें और भी नई सुविधाएं जोड़ी गई है। अब स्ट्रीट वेंडर्स को यूपीआई से जुड़ा रुपए क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा जो दूसरा लोन चुकाने वालों को तुरंत क्रेडिट देगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के उन जवानों से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया जिन्होंने ऑपरेशन महादेव के तहत 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया और पाकिस्तानी समर्थित तीनों आतंकवादियों को ढेर किया था। बड़ी खबर आ रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि जितना विरोध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हुआ है उतना किसी भी संगठन का नहीं हुआ। इसके बावजूद भी स्वयंसेवकों के मन में समाज के प्रति शुद्ध सात्विक प्रेम ही है। इसी प्रेम के कारण अब हमारे विरोध की धार कम हो गई है। वहीं अमेरिकी टैरिफ विवाद के बीच उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता जरूरी है। देश आत्मनिर्भर होना चाहिए। स्वदेशी चीजों का मतलब विदेशों से संबंध तोड़ना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो चलेगा, लेन देन भी होगा, लेकिन किसी के दबाव में नहीं होगा। साथ ही आप देखिए, भारत कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की दावेदारी करेगा। कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। मेजबानी मिलेगी या नहीं ये फैसला तो नवंबर में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को गुजरात में गुमनाम राजनीतिक दलों को मिले 4,300 करोड़ रुपए के चंदे पर चुनाव आयोग यानी ईसी से सवाल किए हैं। बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा से जुड़े अपडेट में आप देखिए, बुलेट पर एक साथ दिखाई दिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। वोटर अधिकार यात्रा के 11वें दिन की शुरुआत दरभंगा से हुई थी। बड़ी खबर में देखिए, जीएसटी काउंसिल की 3 से 4 सितंबर 2025 को होने वाली 56वीं बैठक में कंपनसेशन सेस को 31 अक्टूबर 2025 तक बंद करने पर विचार होगा। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र बचे हुए 2,000 से 3,000 करोड़ रुपए के सेस को आपस में आधा आधा बांटने की योजना बना सकती है। राज्यों का नुकसान कम करने के लिए लगाया गया था। बड़ी खबर आ रही है, जम्मू में बारिश का 115 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। बाढ़ और बारिश की स्थितियों को देखते हुए उत्तर रेलवे ने जम्मू कटरा को पहुंचने
चलने वाली 58 ट्रेनें कैंसिल कर दी। 64 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। पंजाब में भी लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। बांधों से पानी छोड़ने के कारण बुधवार को पठानकोट, गुरदासपुर, तरन-तारन, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का में बाढ़ जैसे हालात हो गए। जम्मू में 296 मिमी बारिश हुई। 115 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 10,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। वहीं माता वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड से मौत का आंकड़ा 34 हो गया है। कई अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वैष्णो देवी मंदिर के ट्रैक पर लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर बुधवार को 34 हो गया। यह हादसा मंगलवार दोपहर 3 बजे पुराने ट्रैक पर अर्ध कुमारी मंदिर से कुछ दूर इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास हुआ था। करीब 28 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और कई अभी भी लापता है। मरने वालों की ये संख्या और भी बढ़ सकती है। पीएम मोदी ने भी वैष्णो देवी भूस्खलन पर दुख व्यक्त किया है, सहायता का आश्वासन दिया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। उपराज्यपाल ने बुधवार को घायलों से मुलाकात की और मृतकों के परिजनों को 9-9 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। इधर आप देखिए हिमाचल प्रदेश में भी बारिश से हालात खराब हो रहे हैं। मणिमहेश यात्रा रोक दी गई है। हजारों तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भारी बारिश से हालात खराब हैं। मणिमहेश यात्रा करने गए हजारों श्रद्धालु जहां तहां फंसे हुए हैं। सरकार ने कहा कि फंसे हुए श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, रक्षा मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने मंगलवार को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस पहल का उद्देश्य देश के 63 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं, पुनर्वास और कल्याण योजनाएं बेहतर ढंग से उपलब्ध कराना है। पूर्व सैनिकों की सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। वहीं हरियाणा में करनाल के कौटिल्य पंडित उर्फ गूगल बॉय के नाम से वो प्रसिद्ध हैं, अभी भी काफी सुर्खियों में है। 5 साल की उम्र में दुनिया भर के देशों की कैपिटल, करेंसी, जनसंख्या, भौगोलिक विवरण उन्हें याद है। गूगल बॉय के तौर पर मशहूर हुए और इसी उम्र में फेमस टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर भी बैठे। मगर अब कौटिल्य की जो चर्चाएं वो अलग वजह से हो रही हैं। वे सिर्फ 17 साल की उम्र में इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ फिजिक्स की पढ़ाई करने जा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी, प्लाज्मा फिजिक्स, डार्क मैटर, पार्टिकल थ्योरी और AI फॉर ह्यूमैनिटी में रिसर्च करेंगे। ऑक्सफोर्ड के बोलियोल कॉलेज की तरफ से अगस्त में ये ऑफर मिला है। अक्टूबर से डिग्री की शुरुआत होगी। साथ ही 25 लाख की स्कॉलरशिप भी मिली है। वैसे आपको बताएं कौटिल्य ने BVN सीनियर सेकेंडरी स्कूल मतलोडा से 12वीं क्लास पास की है। चलिए बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की चार्जशीट को लेकर विवाद चल रहा है। 25 अगस्त को ज्योति को चार्जशीट सौंपने के लिए कोर्ट में पेशी पर लाया गया था। कोर्ट में चार्जशीट सौंपने की प्रक्रिया चल ही रही थी और इसी दौरान हिसार पुलिस ने कोर्ट में 3 एप्लीकेशन दी और कहा कि ज्योति के वकील कुमार मुकेश को चार्जशीट में कुछ हिस्से ना दिए जाएं। पुलिस ने इसके पीछे तर्क दिया और कहा कि वकील को चार्जशीट कॉपी देने से रिपोर्ट सार्वजनिक हो सकती है, जो काफी संवेदनशील है। वहीं पुलिस ने कहा कि पंचकुला CFL का डेटा गोपनीय है और देश की सुरक्षा के लिए इसे सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। आसाराम को 3 दिन बाद सरेंडर करना होगा। राजस्थान हाईकोर्ट का अंतरिम जमानत बढ़ाने से इंकार हो गया है। 86 साल के आसाराम को 30 अगस्त की सुबह 10 बजे तक जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा। वहीं आपको बताएं दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का 10वां टेस्ट कामयाब हो गया है। पहली बार 8 डमी सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं। वहीं खबर है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की 15 ट्रेनें दिसंबर तक चलेंगी। 22,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ने से त्योहारी सीजन में यात्रियों को राहत मिलेगी और इनकी बुकिंग आज से शुरू होने वाली है। त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने 15 जोड़ी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों के जो फेरे है वो दिसंबर 2025 तक के लिए बढ़ा दिए हैं। थाईलैंड घूमने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। अगर आप भी खूबसूरत समुद्री किनारों, प्राचीन मंदिरों और चटपटे स्ट्रीट फूड के देश थाईलैंड का सपना देख रहे हैं, थाईलैंड जाने के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। थाईलैंड की सरकार ने विदेशी टूरिस्टों को लुभाने के लिए एक ऐसा बम्पर ऑफर पेश किया है जिसको सुनकर आप भी कहेंगे वाह। मान लीजिए आप दिल्ली से बैंकॉक की फ्लाइट लेते हैं और उसके बाद बैंकॉक से फुकेत या फिर किसी भी दूसरे शहर में जाने के लिए आपको हवाई टिकट बिल्कुल फ्री में मिल जाए। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, थाईलैंड सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को देश के अंदर घूमने के लिए मुफ्त घरेलू हवाई टिकट देने की तैयारी कर रही है। खबर आ रही है जिसके मुताबिक थाईलैंड के पर्यटन और खेल मंत्री सोरोवोंग थियंगथोंग ने इस शानदार योजना का प्रस्ताव रखा है और सरकार ने इसके लिए वहाँ 700 मिलियन थाई बात यानी थाईलैंड की जो करेंसी है उसका इतना बड़ा एक भारी भरकम बजट प्रस्तावित किया है। साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है, श्रम विभाग कानून में लगभग 5 बड़े बदलाव का प्रस्ताव रख रहा है और सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव है वो है रोजाना काम के घंटों को 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करना। खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र सरकार प्राइवेट संस्थानों में कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ाने पर विचार कर रही है। अभी कर्मचारी रोजाना 9 घंटे काम करते हैं, लेकिन सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक अब ये समय बढ़कर 10 घंटे हो सकता है और ये बदलाव महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन अधिनियम 2017 में संशोधन करके किया जाएगा। यानी इस कानून में दुकानों, होटलों, मनोरंजन स्थलों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम के घंटे तय किए जाते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स HT की एक रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को राज्य श्रम विभाग ने इस प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने पेश किया था। मंत्रियों ने इस पर चर्चा तो की है, लेकिन उन्होंने इसे
से मंजूरी देने से पहले कुछ और जानकारियां मांगी हैं, इसलिए अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। साथ ही 1 अक्टूबर से HDFC बैंक के नए नियम भी लागू होने वाले हैं। बैंकिंग सर्विस में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं आपको बताएं, भारत के स्टॉक एक्सचेंज NSE ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। NSE ने ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त बढ़त के साथ दुनिया के टॉप 10 एक्सचेंजों में जगह हासिल की है। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सीधे सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सट्टेबाजी और जुआ ऐप पर बैन की मांग वाली याचिका खारिज हो गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि भले ही ऑनलाइन गेमिंग पर एक नया कानून लागू हो गया है, लेकिन इसमें जुआ और सट्टेबाजी ऐप को विस्तार से शामिल नहीं किया गया है। वकील ने कहा कि नया कानून पैसे के खेल से संबंधित है और जनहित याचिका ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए तक ही सीमित है। वैसे आपको मालूम है, अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून के तहत सभी ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लग गया है। नए कानून में मनी गेम का विज्ञापन करने पर 2 साल तक की कैद और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। जो आप लंबे लंबे विज्ञापन सुनते थे, अब वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जबकि मनी गेम से संबंधित वित्तीय लेन देन को बढ़ावा देने पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली से बड़ी खबर में देखिए, CM रेखा गुप्ता ने MCD से जुड़े मुद्दों पर समीक्षा बैठक की है। कूड़े के पहाड़ों को दिसंबर 2026 तक हटाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जांच के लिए एक हाई लेवल समिति गठित की गई है और ये समिति पिछले 20 वर्षों में PWD और सिंचाई विभाग के 1 करोड़ रुपए से अधिक के मध्यस्थता मामलों की जांच करेगी। समिति वर्षवार आंकड़े तैयार करेगी और वित्तीय नुकसान का आकलन करेगी। मुंबई में आंदोलन शुरू करने पर अड़े मनोज जरांगे सरकार ने बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजा है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे बुधवार को मुंबई के लिए रवाना हो गए। वह 29 अगस्त से मुंबई में अपना आंदोलन शुरू करने पर अड़े हुए हैं और इसी को देखते हुए सरकार ने एक प्रतिनिधिमंडल को उनसे मुलाकात करने के लिए भेजा है। राजस्थान से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों में देखिए, BAP विधायक रिश्वत केस में सदाचार कमेटी आज रिपोर्ट देगी। जय कृष्ण पटेल की विधायकी पर संकट आ सकता है, विधानसभा अंतिम फैसला करेगी। RAS 2023 के इंटरव्यू में फर्जी दिव्यांग अभ्यर्थी पकड़े, मेडिकल बोर्ड के सामने पेश ही नहीं हुए और अब कैटेगरी बदलने के लिए प्रार्थना पत्र लगा रहे हैं। यानी RPSC की ओर से आयोजित RAS भर्ती परीक्षा 2023 के इंटरव्यू में संदिग्ध दिव्यांग प्रमाण पत्र के मामले भी सामने आए हैं। फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयोग ने पहली बार इस भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच का प्रावधान किया है और कई अभ्यर्थियों ने मेडिकल जांच से दूरी बना ली है। साथ ही आप देखिए, राजस्थान में सब इंस्पेक्टर यानी SI भर्ती 2021 में शामिल रहे और अब ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिए कि याचिकाकर्ताओं को SI भर्ती 2025 में शामिल किया जाए। राजस्थान के उदयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। 55 साल की एक महिला है जिसने 17वें बच्चे को जन्म दिया है। पोता पोती और दोहते भी बधाई देने के लिए पहुंचे। वहीं डॉक्टरों ने कहा कि यह हाई रिस्क डिलीवरी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में BSF की इंटेलिजेंस ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर से 2.7 किलो हेरोइन बरामद की है। इसके साथ ही घर में मौजूद एक तस्कर और मकान मालिक को भी पकड़ा गया है और इस ड्रग्स की जो कीमत है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करीब 13 करोड़ रुपए बताई गई है। BSF को सूचना मिली थी कि पाकिस्तान की ओर से भारी मात्रा में ड्रग्स आ रही है और ऐसे में सर्च अभियान चलाया गया था। IIT जोधपुर ने बनाई 13 भाषाएं पढ़ने की तकनीक। रास्तों में साइन बोर्ड हो या फिर माइलस्टोन, पल भर में पढ़ और मतलब भी बताएगी। यानी भारत में अलग अलग भाषाओं के साथ तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए IIT जोधपुर की एक रिसर्च टीम ने स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी विकसित की है। राजस्थान के मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सावलिया सेठ मंदिर में भंडार की गिनती का चौथा राउंड बुधवार को पूरा हुआ। ये भंडार 22 अगस्त को खोला गया था। चौथे राउंड की गिनती बुधवार को पूरी हुई और इसके साथ ही अब तक 4 राउंड में कुल 19 करोड़ 96,50,000 रुपए की नकद राशि गिनी जा चुकी है। गुरुवार को भी आज काउंटिंग होगी। राजस्थान के बीकानेर में बीकानेर विकास प्राधिकरण ने बीकानेर रीजन के मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी कर दी है और इसमें बीकानेर अब साल 2045 तक 40 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैल जाएगा। जयपुर में 2 की जगह 1 नगर निगम बनाने को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जयपुर के हेरिटेज नगर निगम और ग्रेटर नगर निगम को मिलाकर 1 नगर निगम बनाने के सरकार के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। गुरुग्राम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम के ग्रीनोपोलिस हाउसिंग घोटाले में ईडी ने 3C शेल्टर्स और उसके प्रमोटरों पर बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी पर 1100 करोड़ से अधिक वसूली के बावजूद भी फ्लैट नहीं देने और 600 करोड़ से ज्यादा के गबन के आरोप हैं। ईडी ने 506 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की है और कोर्ट से जब्ती की अनुमति मांगी है। जांच अभी जारी है। यूपी से जुड़ी बड़ी खबर आप देखिए, रोजगार महाकुंभ के दूसरे दिन 7,479 युवाओं को नौकरी का तोहफा मिला। 532 को तो UAE में मौका मिला। नौकरी की आस लगाए 7,479 युवाओं की रोजगार महाकुंभ में दूसरे दिन
दिन इच्छा पूरी हो गई। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चल रहे 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ के दूसरे दिन यानी बुधवार को 20,000 से ज्यादा युवा नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंचे थे। यूपी में बारिश से अगले 2 दिन राहत मिल सकती है, लेकिन बाढ़ ने अभी भी चिंता बढ़ाई हुई है। कई जिलों में गंगा यमुना ने खलबली मचाई हुई है। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब प्रधानों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकेगा। ये शिकायत व्यक्ति अपने जिले के डीएम या फिर सरकार से कर सकता है। वहीं आप देखिए मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण से जुड़ी हुई। एमपीपीएससी का सुप्रीम कोर्ट में नया आवेदन, चयनित अभ्यर्थियों की याचिका खारिज करने की मांग वाला एफिडेविट वापस लेने की गुहार लगाई गई है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सरकार ने इस मुद्दे का हल निकालने के लिए 28 अगस्त को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए योजनाओं पर रिसर्च शुरू हो गया है। हॉस्टल स्कॉलरशिप रैंसन की रिपोर्ट तैयार होगी। 8 जिलों में टीम काम करेगी। वहीं इंदौर में एक सरकारी जमीन पर नर्सरी बना दी गई। 5,43,00,000 की 3,620 वर्ग मीटर की सरकारी जमीन से कब्जा हटाया गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्थानों में नई नियुक्तियों पर तो प्रतिबंध है, लेकिन पदोन्नति पर नहीं। अदालत ने सरकार को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता को प्रोफेसर पद पर पदोन्नति का लाभ दिया जाए और ये प्रक्रिया 60 दिनों के भीतर पूरी कर रिपोर्ट पेश की जाए। 25 सालों से सेवा कर रहे थे, फिर भी पदोन्नति नहीं मिली थी। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ा एक और अपडेट आप देखिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने प्रदेश में पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए 9,500 से अधिक टेबलेट खरीदने का प्रस्ताव पारित किया है। लॉ प्रोफेशनल्स की भर्ती भी की जाएगी। हर थाने में 10 टेबलेट दिए जाएंगे। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा लगाने को भी मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर एनकाउंटर में 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। छत्तीसगढ़ रायपुर से जुड़ी बड़ी खबर आप देखिए। रायपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को अब टिकट काउंटर पर लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। यात्रियों को राहत देने के लिए, यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने टिकटिंग प्रणाली में यह बड़ा बदलाव किया है। अब लंबी लाइनों में लगकर टिकट लेने का झंझट खत्म हो जाएगा। रायपुर रेलवे स्टेशन पर भी बुधवार को मोबाइल यूटीएस टिकटिंग सेवा का शुभारंभ किया गया और इस सेवा से अब टीटी यात्रियों को ऑन द गो टिकट उपलब्ध कराएंगे। छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर में देखिए। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सुकमा में 426 स्कूली बच्चों के खाने में फिनाइल मिलने पर सख्त टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कैजुअलिटी हो जाता तो बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता। कोर्ट ने अब इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्य सचिव को मॉनिटरिंग करने को कहा है। झारखंड से बड़ी खबर में आप देखिए। राज्य सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में स्वीकार किया था कि अतिवृष्टि के कारण झारखंड में भी काफी नुकसान हुआ है। सरकार ने कहा कि मुआवजा मिलेगा। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। PMAY के घरों और छोटे आवासीय भूखंडों पर स्टाम्प शुल्क माफ कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित घरों और 100 गज तक के आवासीय भूखंडों पर स्टाम्प शुल्क माफ करने की बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में अपराध में कमी आई है और उनकी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। पंजाब यूनिवर्सिटी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी और शहर के 11 कॉलेजों में 3 सितंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बुधवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई। साथ ही हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में अब टीचर बीच शैक्षणिक सत्र में रिटायर नहीं होंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके मुताबिक शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा, आयु शिक्षा और मेडिकल एजुकेशन में सभी टीचर शैक्षणिक सत्र के अंत में रिटायर होंगे, यानी बीच शैक्षणिक सत्र में रिटायर नहीं किए जाएंगे टीचर्स। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अधिसूचना जारी की है। लास्ट सैलरी का 50% मानदेय मिलेगा। जिस महीने टीचर की रिटायरमेंट होगी उस महीने की अंतिम सैलरी का आधा मानदेय टीचरों को दिया जाएगा, यानी 1 लाख रुपए लास्ट सैलरी लेने वाले टीचरों को 50,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। Vivo T4 Pro 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप लेंस के साथ लॉन्च हो गया है। टेक्नोलॉजी कंपनी Vivo ने भारत में अपनी T सीरीज का नया 5G स्मार्टफोन Vivo T4 Pro लॉन्च कर दिया है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशि बल। आज 28 अगस्त गुरुवार के ग्रह नक्षत्र ब्रह्म योग बना रहे हैं, जिससे आज मेष राशि वालों की प्रॉपर्टी से संबंधित बड़ी डील हो सकती है। मिथुन राशि के लोगों को लेन देन में अचानक फायदा हो सकता है। सिंह राशि के लोग काम में बदलाव करें तो अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। कन्या राशि के लोगों को काम में उपलब्धियां मिल सकती हैं। मकर राशि के लोगों को पदोन्नति मिलने की संभावना है। कुंभ राशि वालों का रुका हुआ काम फिर से शुरू हो सकता है और बाकी बची हुई राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हर रोज ऐसी ताजा खबरें, काम की जानकारियां और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स देखते रहिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।